बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है, हमारा आज का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले से ही जानते होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मतलब होता है लिविंग, ठीक है। जो चीज़ लिविंग है, जिनमें लाइफ है, उनको हम बोलते हैं बायो। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वैरायटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऐसी वैरायटी जो कि लिविंग है, यानी कि ऐसी वैरायटी जो कि लिविंग है। अब बायोडाइवर्सिटी में बच्चों सभी कुछ आ जाता है। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स, जितने प्लांट्स हमारे आसपास हैं सभी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। या जितने एनिमल्स हमारे आसपास हैं ये सभी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। या अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप से देखे जाने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, वो सब भी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। प्लांट्स आप सभी लोग जानते हैं, एनिमल्स के बारे में आप सभी जानते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बच्चों आपने सुना होगा। अभी आप मैं नाम बताऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे बैक्टीरिया आपने देखा है, ठीक है, कोरोना वायरस हुआ था तो वायरस जितने हैं इसके अंतर्गत आते हैं। या मलेरिया जिससे होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजुआ, ठीक है। और जैसे ब्रेड वगैरह जो होती हैं उनमें जो फंगस होता है, फंगी। तो ये सभी जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब की स्टडी भी हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वेरी करती है। वेरी मतलब बायोडाइवर्सिटी वेरीज, ठीक है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या मतलब है इसका? बायोडाइवर्सिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर आप एक जगह से मतलब अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका में हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका में अगर आप हैं और अगर आप इंडिया में हैं, तो अगर आप यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो लायन हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखेंगे और इंडिया में जो लायन है अगर आप उनको देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि लायन तो दोनों जगह हैं, लेकिन जो लायन के फीचर यहाँ हैं साउथ अफ्रीका में, वो लायन के फीचर्स आपको एग्जैक्ट सेम इंडिया में नहीं मिलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के लायन की जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो साउथ अफ्रीका के लायन में नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखो, बायो डाइवर्सिटी है, लायन जो है तो लायन ही दोनों जगह, साउथ अफ्रीका और इंडिया में, लेकिन यहाँ क्या वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ के लायन के कुछ अलग फीचर हैं और यहाँ के लायन के कुछ अलग फीचर हैं। तो ऐसा लायन का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन लायन के अलावा प्लांट्स, एनिमल्स और यहाँ तक कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ या फंजाई जो भी हैं, इन सब में भी आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। अगर आप किसी एक प्लेस में हैं, जैसे प्लेस ए, ठीक है, एक प्लेस है और प्लेस बी, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्लेस ए में जो प्लांट है वही सेम फीचर वाला प्लांट आपको बी में नहीं मिलेगा, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। या जो एनिमल अगर यहाँ देखने को मिल रहा है वो सेम एनिमल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और या अगर कोई वायरस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो वायरस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो सेम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कुछ ना कुछ जो वेराइटी है उसमें फीचर्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो इसी बेसिस पे हम ये कहते हैं बच्चों कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो वेरिएशन आता है, ये जो बायोडाइवर्सिटी में हमने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में वेरिएशन आता है, आखिर ये वेरिएशन आता क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण ये वेरिएशन हमें देखने को मिलता है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि साउथ अफ्रीका के लायन अलग हैं, इंडिया के लायन अलग हैं, वहाँ के लायन मान लीजिए कुछ अलग फीचर है, यहाँ का अलग फीचर है, लेकिन ऐसा फीचर क्यों आ रहा है, क्या कारण है? तो आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर है बच्चों डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस अगर हम बात करते हैं तो यानी कि हर जगह में, हर दो जगहों में अलग अलग कंडीशन आपको देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, देखो लद्दाख, अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, ठीक है, और दूसरा अगर आप बात करेंगे उड़ीसा की, अगर आप लद्दाख की बात करेंगे, आप उड़ीसा की बात करेंगे, तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है, लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड है, बहुत ठंडा रहता है लद्दाख में। लेकिन अगर आप उड़ीसा में देखेंगे तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वार्म क्लाइमेट है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। तो दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? चेंज है।
दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे उनके जो फीचर्स हैं उनमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। आप समझ रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कंडीशंस ऑफ टू प्लेसेस, जो बायोडाइवर्सिटी वहां देखने को मिलेगी उनमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। देखो बच्चों, क्या क्या फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपके चेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट तो हमने बात करा, एक बड़ा वास्ट फैक्टर है, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीजें क्लाइमेट को बनाती हैं। देखो, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज होगा तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज देखने को मिलेगा। दूसरा, एक जगह टेम्परेचर बहुत गर्म है और दूसरी जगह टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो बायोडाइवर्सिटी में चेंज देखने को मिलेगा टेम्परेचर की वजह से भी। तीसरा, अगर हम बात करते हैं कि एक जगह तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और दूसरी जगह रेनफॉल होती ही नहीं है तो वहाँ भी क्या होगा, आपको बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग फीचर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मिट्टी की अगर हम बात करते हैं, सॉइल की, एक जगह की मिट्टी कुछ अलग कलर की है और दूसरी जगह की मिट्टी कुछ अलग कलर की है तो दोनों जगह जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा वाटर, कहीं वाटर सॉइल में बहुत ज़्यादा है या नेचर में बहुत ज़्यादा वाटर है तो वहाँ की स्पीसीज और वहाँ की स्पीसीज में अलग अलग देखने को मिलेगा। और बच्चों, एक होता है लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म भी अगर अलग अलग होंगे तो वहाँ भी आपको प्लांट, एनिमल और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। आप समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो क्लाइमेट आप जानते हैं किसे कहते हैं, टेम्परेचर आप जानते हैं, मौसम कभी गर्म कभी ठंडा, बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम, मिट्टी कहीं लाल कहीं काली, ठीक है, और कहीं ब्राउन। और अगर हम बात करते हैं लैंड फॉर्म की, लैंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? देखो, हमारी ये अर्थ है, आपने अर्थ देखी है, लैंड फॉर्म समझा रहा हूँ मैं आपको, लैंड फॉर्म क्या होता है, ये अर्थ है। अब ये अर्थ में ना कहीं पे ओशियन है, ठीक है, और कहीं पे क्या है, लैंड है। दो चीजें हैं अर्थ में, दो चीजें हैं, एक कहीं ओशियन है यानी कि वाटर है और दूसरी जगह क्या है, लैंड है। अब लैंड को भी अगर आप देखेंगे तो लैंड में कहीं पे प्लेन एरिया है, प्लेन बिल्कुल फ्लैट एरिया, ठीक है। कहीं आप देखते हैं हल्का सा उठा हुआ एरिया है जिसको हम प्लेट्यू कह देते हैं, ठीक है। कहीं आप देखते हैं कहीं हिल आपको देखने को मिल जाता है, कहीं आपको माउंटेन देखने को मिल जाता है, ठीक है, कहीं आपको स्लोप ढलान देखने को मिल जाता है। तो देखो, लैंड है ना, लैंड में प्लेन भी है, लैंड में प्लेट्यू भी है, लैंड में हिल भी है, लैंड में माउंटेन भी है और लैंड में स्लोप भी है। तो यानी कि लैंड के अलग अलग फॉर्म्स हैं ये बच्चों, ठीक है। इसलिए हम इन सभी को क्या बोलते हैं, लैंड के फॉर्म्स यानी कि लैंड फॉर्म्स बोलते हैं। तो लैंड फॉर्म भी अगर अलग अलग होंगे दो जगह में, प्लेस ए में और प्लेस बी में, अगर लैंड फॉर्म में भी डिफरेंस होगा तो वहां पे जो भी बायोडाइवर्सिटी होगी, जो भी प्लांट होंगे या जो एनिमल होंगे या जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आ गई है कि बायोडाइवर्सिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में बायोडाइवर्सिटी में आपको चेंज देखने को मिलता है। ये बात जो अभी हमने पढ़ी थी, ये बात अब हम समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये चीज़ समझ गए। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे हमारे पास है डेजर्ट, डेजर्ट को बच्चों रेगिस्तान कहते हैं, रेता होता है जहाँ पे रेत होती है। तो डेजर्ट की फीचर क्या है? डेजर्ट कभी आपने देखा है, आप सुना है या आप जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, वेरी लिटिल वाटर। क्या बोल रहे हैं हम? वेरी लिटिल वाटर, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत कम होता है। दूसरा, डेजर्ट का एक फीचर होता है बच्चों, अगर जब दिन का समय चल रहा है, डे टाइम, जब डे टाइम है तो डेजर्ट आर हॉट, डेजर्ट हॉट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग डे। लेकिन जब नाइट का टाइम चलता है, रात का टाइम चलता है तो डेजर्ट क्या हो जाते हैं, कोल्ड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपको पता है कि रात में डेजर्ट क्या होंगे, कोल्ड होंगे, और दिन में डेजर्ट क्या होंगे, हॉट होंगे। ये चीज़ आपको पता है। तीसरा बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, डेजर्ट में जो भी प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन प्लांट के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है, एक स्पेशल फीचर होता है। वो फीचर ये होता है बच्चों कि डेजर्ट में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो फ्लैशी होती है। क्या होती है? फ्लैशी स्टेम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि डेजर्ट में ग्रो करने वाले प्लांट का एक फीचर बताएं तो आप ये बता सकते हैं कि डेजर्ट में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी स्टेम क्या होती है, फ्लैशी होती है। अब फ्लैशी स्टेम का मतलब क्या होता है? फ्लैशी स्टेम का मतलब ये होता है एक ऐसी स्टेम जो कि वाटर को स्टोर करती है, वाटर को स्टोर करती है, ऐसी स्टेम को हम बोलते हैं फ्लैशी स्टेम। और वाटर इसलिए स्टोर करती है बच्चों क्योंकि आप जानते हैं डेजर्ट में बहुत लिटिल वाटर होता है, और जब वाटर मिला तब तो स्टेम ने स्टोर कर लिया, और जब वाटर नहीं हुआ तो प्लांट ने ये जो स्टेम के अंदर जो वाटर स्टोर है यहीं से अपना काम चलाए। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो मैंने आपको बताया डेजर्ट की प्लांट की विशेषता क्या है, एक तो स्टेम फ्लैशी होती है और फ्लैशी होने के कारण इसकी स्टेम में बहुत सारा पानी स्टोर होता है। जब पानी प्लांट को नहीं मिलता है तो प्लांट इस स्टेम के अंदर के पानी का यूज करके अपने आप को सर्वाइव करता है।
दूसरा मैंने आपको बताया कि डेजर्ट में जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है वो दिन में बहुत गर्म होता है और डेजर्ट रात में बहुत ठंडे होते हैं। तो बच्चों एक फीचर है यहाँ पे, जितने भी प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे डेजर्ट में, जितने भी प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वो ऐसे प्लांट होंगे जो कि हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर लेंगे, गर्म टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर लेंगे और कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि दिन में हॉट होता है यहाँ और रात में कोल्ड होता है, इसलिए प्लांट्स भी हैबिचुअल हो जाते हैं, प्लांट्स को भी आदत पड़ जाती है गर्म और ठंडा दोनों मौसम को सहने की। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं गर्म और ठंडा दोनों को आसानी से सह लेते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब आते हैं हम दूसरे लैंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, और दूसरा लैंड फॉर्म है बच्चों हमारे पास माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन्स आप जानते हैं, माउंटेन्स पर्वत हम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, पर्वत आप बोलते हैं माउंटेन्स को। अभी माउंटेन्स के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अगर किसी माउंटेन में जाएंगे तो माउंटेन क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। एक्सट्रीम कोल्ड का मतलब ये होता है बच्चों बहुत ठंडा होता है माउंटेन। कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। दूसरा, माउंटेन का फीचर क्या है, यहाँ लगातार बार बार फ्रीक्वेंटली जिसको हम बोलते हैं क्या होता है, स्नोफॉल होता है, यानी कि बर्फ यहाँ बार बार और लगातार गिरती रहती है। तीसरा, माउंटेन में अगर हम प्लांट्स को बात करें, यहाँ पे उगने वाले जो ट्रीज हैं अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ के जो ट्रीज होते हैं इनमें एक स्पेशल फीचर देखने को आपको मिलता है। वो फीचर क्या है बच्चों, इनके जो ट्रीज हैं इसका जो शेप होता है वो शेप क्या होता है, कोनिकल शेप होता है, कोनिकल। ठीक है, कोन आपने देखा है, कोन, ठीक है, कोन क्या होता है, कुछ इस तरीके का ये होता है कोन, ठीक है, या सॉफ्टी आपने देखी होगी, कुछ सॉफ्टी कुछ इस तरीके की होती है, तो ये कोनिकल शेप होता है। ये कोनिकल शेप इसलिए होता है बच्चों कि जैसे मान लो अगर आसमान से बर्फ गिरेगी तो बर्फ जब गिरेगी तो पेड़ की टिप में गिरेगी, और अगर ये शेप कुछ इस तरीके का होगा तो सारी बर्फ जो होगी वो इस पेड़ पे इकट्ठा हो जाएगी और पेड़ की पत्तियां टूट के और पेड़ टूट के गिर जाएगा। लेकिन कॉनिकल शेप होने की वजह से, ट्री का जो कॉनिकल शेप है, इस वजह से बर्फ जो होती है फिसल फिसल के नीचे गिर जाती है और जमीन में पहुंच जाती है और ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं इनका शेप क्या होता है, कोनिकल होता है। दूसरा, ये जो ट्रीज होते हैं इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस मतलब जो टहनियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, स्लोपिंग होती हैं। स्लोपिंग मतलब इसकी जो टहनियां हैं उनमें स्लोप होता है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। बच्चों जैसे मैंने ये एरिया बनाया ये फ्लैट एरिया है, और जैसे मैंने बताया पहाड़ माउंटेन मैंने बताया, तो माउंटेन का आप देखो यहाँ पे आप खड़े होगे तो रगड़ रगड़ के नीचे आ जाओगे, स्लोप एरिया है। यहाँ पे खड़े हो गए या बैठे हो गए तो रगड़ के नीचे आ जाओगे, स्लोप एरिया। तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी क्या होती हैं, स्लोपिंग होती हैं। तो एक ऐसे ट्री का मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो कि माउंटेन में ग्रो करता है, और जिस ट्री का नाम क्या है, देवदार ट्री। क्या नाम है, देवदार। तो आप समझ गए ये क्या हुआ। तो अभी बच्चों आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी। आपने क्या पढ़ा, प्लांट्स में बायोडाइवर्सिटी। कहाँ, माउंटेन्स में देखा, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था डेजर्ट में जो प्लांट्स हैं उनमें क्या बायोडाइवर्सिटी, क्या चेंज देखने को मिल रहा है। तो दो आपने पढ़ लिए प्लांट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर हमारे पास कोई स्पीसीज है, एनिमल की स्पीसीज है, अगर हमारे पास कोई एनिमल की स्पीसीज है तो क्या एनिमल की स्पीसीज में भी हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर हम किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में चले जाते हैं, अगर हम किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस में चले जाते हैं तो क्या हमें वैरायटी देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कैमल का जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस कैमल के एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक जगह का कैमल कैसे दूसरे जगह के कैमल से डिफर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों राजस्थान की। किसकी बात करते हैं, राजस्थान की। और दूसरी बात हम बात करेंगे लद्दाख। ठीक है, आप जानते हैं लद्दाख में डेजर्ट होते हैं, लेकिन कैसे डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं। और आप ये भी जानते हैं राजस्थान में भी डेजर्ट होते हैं, लेकिन कैसे डेजर्ट होते हैं, हॉट डेजर्ट होते हैं। बात समझना। तो अगर हम राजस्थान में जो हॉट डेजर्ट है वहां पे कैमल को देखें और लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है वहां कैमल को देखें, तो हमें दोनों जगह के कैमल में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम बात करते हैं ये है कि यहाँ जो कैमल है इसकी जो लेग्स होती है बच्चों, इसकी जो लेग्स होती है, इसकी जो टांगे होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें यहाँ के कैमल को यहाँ के कैमल से, या यहाँ के कैमल की टांगों को यहाँ के कैमल से, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो लेग्स होती हैं वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है यहाँ के कंपेरिजन में। दूसरा, अगर हम बात करते हैं हूफ की, ठीक है, हूफ, अगर हम हूफ्स की बात करते हैं, देखो हूफ्स क्या होता है, जैसे कैमल की टांग है, ये जो नीचे वाला एरिया है जो जिसको कैमल रखता है जमीन पे, इसको हूफ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, हूफ्स बोलते हैं। तो यहाँ जो कैमल है राजस्थान में, जो डेजर्ट में जो कैमल है, इसकी अगर हूफ्स को अगर हम देखें, इसके हूफ्स क्या होते हैं, बहुत वाइड होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े हूफ्स होते हैं जो राजस्थान का कैमल है। लेकिन अगर हम यहाँ के कैमल को देखें तो इसके हूफ जो होते हैं वो लेस वाइड होते हैं। क्या होते हैं, लेस वाइड, यानी कि कम चौड़े होते हैं। किसके कंपैरिजन में, राजस्थान के कैमल के कंपैरिजन में।
ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर यहाँ पे टांगे लंबी नहीं होंगी या यहाँ पे हूफ चौड़े नहीं होंगे तो कैमल जब रेत में चलेगा, सैंड में जब चलेगा, तो उसके पैर जमीन में धंस जाएंगे। तो उसके पैर जमीन में ना धंसें, इसलिए उसकी बॉडी में उसकी टांगे लंबी हो जाती हैं और उसके हूफ जो होते हैं चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे टांगे भी छोटी होती हैं और हूफ्स भी क्या होते हैं, कम चौड़े होते हैं। अब मैं आपको एक फीचर और बताता हूँ। देखो बच्चों, जो कैमल आपने देखा है, कैमल की जो पीठ होती है, पीठ में उठा हुआ हिस्सा होता है, कुबड़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कुबड़ जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं हम्प। ठीक है, तो कुबड़ हम्प क्या है? जो कैमल है, अगर आपने कैमल देखा होगा, कैमल की पीठ में ऐसा उठा हुआ जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं हम्प। ठीक है, और ये जो हम्प होता है, इस हम्प को भी अगर हम देखेंगे राजस्थान के कैमल में और लद्दाख के कैमल में, तो हमें ये पता लगेगा कि राजस्थान के कैमल में एक हम्प होता है, और अगर हम बात करते हैं लद्दाख के कैमल में, तो यहाँ पे 2 हम्प हमें देखने को मिलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि ये जो हम्प है, जो राजस्थान के कैमल में एक हम्प है या यहाँ पे जो 2 हम्प है, इन दोनों में हम्प का जो काम होता है, हम्प का जो वर्क है, वो है फूड को स्टोर करना। फूड को स्टोर करना, फूड जो स्टोर होता है, ठीक है, वो कैमल कहाँ स्टोर करता है? हम्प में। और जो फूड स्टोर होगा, चाहे राजस्थान के कैमल में होगा या लद्दाख के कैमल में होगा, किस फॉर्म में होता है? फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ फैट। फैट यानी कि चर्बी की फॉर्म में ये फूड स्टोर रहता है दोनों जगह के कैमल्स में। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जब कोल्ड विंटर्स होते हैं, जब ठंड का मौसम होता है, जब ठंड का मौसम होता है, कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख एक तो वैसे ही ठंडा, और वैसे जब ठंड का मौसम आता है तो खाने को कहीं भी कुछ नहीं मिलता यहाँ के कैमल को। बात समझ में आई? तो खाने को कहीं भी कुछ नहीं मिलता यहाँ के कैमल को, इसलिए ये कैमल क्या करता है, अपने हम्प में जो स्टोर फूड होता है उसको धीरे 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 करके इसकी बॉडी वहां से कम करके अपने शरीर को एनर्जी देती रहती है। और जिस वजह से कुछ टाइम के बाद कोल्ड विंटर्स में ही, जब विंटर खत्म होने वाले होते हैं, तो आप देखते हैं इसकी जो दोनों हम्प होती हैं, जो दोनों कुबड़ होते हैं, वो श्रिंक कर गए होते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाते हैं। देखो, अंदर एक हम्प था, अब इस हम्प के अंदर फैट भरा हुआ था, खाना भरा था 2 हम्पों में। अब क्या हुआ, बॉडी को खाना कहीं से मिल रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, इस हम्प के अंदर जो फैट है उसको बाहर निकालेगी और ये फैट से एनर्जी मिलेगी, कैमल चलता रहेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब खाना यानी कि फैट सब खत्म हो जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और इसका हम्प लगभग गायब हो जाता है। तो आपने देखा हम्प क्या है, ये राजस्थान के कैमल में कितने हम्प हैं, लद्दाख के कैमल में कितने हम्प हैं, हम्प में क्या स्टोर होता है और किस फॉर्म में होता है, फैट की फॉर्म में होता है। और यहाँ कोल्ड विंटर्स आने पे हम्प के अंदर का खाना निकलना शुरू होता है, और कोल्ड विंटर के लास्ट तक हमें देखते हैं कि जो हम्प होता है वो श्रिंक कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप राजस्थान के कैमल को देखोगे, ठीक है, अगर आप राजस्थान के कैमल को देखोगे या आप कैमल को देखोगे, अगर हम बात करते हैं कैमल की, अगर आप राजस्थान के कैमल को देखोगे, अगर आप राजस्थान के कैमल का एक्सक्रीशन देखोगे, एक्सक्रीशन देखो बच्चों, एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? आपने जो भी खाना खाया, फूड, आपने जो भी वाटर पिया, पानी, वो पानी आपकी कहाँ चला गया? बॉडी। बॉडी में उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी उसमें काम की चीजें थी आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा कुचा था उसे आपकी बॉडी ने आउट कर दिया। और आउट कैसे करते हैं? स्टूल की फॉर्म में या यूरिन की फॉर्म में हम आउट करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है आउट करने का, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बच्चों, अगर आप कैमल का एक्सक्रीशन देखेंगे तो आप ये देखेंगे कैमल में बहुत कम यूरिन होती है। कैमल में बहुत कम यूरिन होती है, यानी कि कैमल बहुत कम यूरिन करता है, बहुत थोड़ा थोड़ा यूरिन करता है। दूसरा, कैमल का जो स्टूल है, कैमल की जो डंग है, गोबर जो है कैमल का, वो ड्राई होता है, सूखा होता है, क्योंकि शरीर में पानी तो है नहीं, तो वो पानी को स्टूल के रास्ते बाहर बर्बाद नहीं करता, बचा लेता है। और तीसरा, कैमल में अगर हम बात करते हैं स्वेट, स्वेट यानी कि पसीना नहीं होता है, कैमल में पसीना नहीं होता है। और ये तीनों चीजें जो हो रही है बच्चों, तीनों जो ये चेंज हो रहे हैं कैमल के अंदर, वो हो रहे हैं क्यों? ताकि कैमल जो हॉट जो डेजर्ट है वहां पे जिंदा रह सके। अगर हॉट डेजर्ट में जिंदा रहेगा तो उसको ये सब चीजें करनी जरूरी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो अभी हमने इस जो पूरी लेक्चर है, इस पूरे लेक्चर को देखा। अभी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। अभी हम इसको यहीं रोकते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। आपने अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है इस चैनल के बारे में तो शेयर करें, और आपने और आपके दोस्तों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।